ध्रुव राठी, सकलेन खान, नीतीश राजपूत, ये लोग तो अपने नीश के मास्टर हैं मास्टर। लेकिन इन सब के पास अपनी नीश को छोड़कर एक और भी चीज़ है जिसकी वजह से इनके लेवल को कोई टच नहीं कर पा रहा, और वो है इनका एडिटिंग स्टाइल, जिसकी वजह से इनकी ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज़्यादा हाई होती है और इनको व्यूज़ भी भर भर के मिलती है। एडिटिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक एडिटिंग स्टाइल क्रिएट कर पाना उस वक्त ही पॉसिबल होता है जब आपके पास वीडियो एडिटिंग की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी नॉलेज हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि वीडियो एडिटिंग करते कैसे है, जिसको यूज करके आप अपनी वीडियो की व्यूज बढ़ा सकते हो, विच मीन्स मोर वॉच टाइम एंड कमेंट भी आपको भर भर के आएंगे एंड मेनी मोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक एडिटिंग रिसोर्सेज को कलेक्ट करने से लेकर के किस किस तरह के ट्रांसलेशन, एनिमेशन, एडिटिंग और डिफरेंट इफेक्ट को क्रिएट करने तक के पूरा प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हम एडिटिंग करें किस ऐप में। अब तो मार्केट में एक से एक ऐप आ गए हैं जो वीडियो एडिटिंग में बहुत काम आते हैं। अगर सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो सबका जवाब अलग अलग होगा। कोई कहेगा VN को यूज कर लो, तो कोई कहेगा InShot को यूज कर लो, कोई कहेगा KineMaster को यूज कर लो, वो सबका बाप है, और कोई कहेगा CapCut को यूज कर लो, वो सबका दादा है। अगर हम करें तो करें क्या? कुछ नहीं करना है भाई आपको। मुझे पता था इससे रिलेटेड आपके मन में बहुत से क्वेश्चंस होंगे, इसलिए मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका टाइटल है बेस्ट एडिटिंग ऐप फॉर यूट्यूब वीडियो, जिसको देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा ऐप बेस्ट है आपके लिए। और अगर आप कोई भी एडिटिंग ऐप को बिना वाटरमार्क के पाना चाहते हो, जैसे KineMaster, अलाइट मोशन, InShot या ETC, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको सभी ऐप के प्रीमियम वर्जन मिल जाएंगे। और एक बार चैनल ज्वाइन करने के बाद लीव करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं इसमें डेली कुछ न कुछ अपलोड करते रहता हूं, और मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एनीवे, आज की वीडियो में मैं आपको CapCut में एडिटिंग करके दिखाऊंगा, जो कि फोन और PC दोनों में चलता है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे ऐप में एडिटिंग करते हो तो कोई बात नहीं, जो एडिटिंग इफेक्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आप हर ऐप में कर सकते हो, बस तरीका कुछ डिफरेंट होगा। अगर आपके पास एडिटिंग की जीरो नॉलेज भी है तो फिक्र मत करना, वीडियो के एंड होने तक आप 80% यूट्यूब क्रिएटर से ज़्यादा अच्छी वीडियो एडिट कर पाओगे, क्योंकि पूरी वीडियो के दरमियान मैं आपको कुछ न कुछ एडिटिंग साइकोलॉजी सिखाता रहूँगा। तो एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना, वरना हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दो। और इस वीडियो में सभी के लिए कुछ न कुछ होगा ही, नो मैटर आप किस निश में वीडियो बनाते हैं, लाइक आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हो, ट्यूटोरियल्स बनाते हो, व्लॉग्स बनाते हो, आपको इस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो लेट्स बिगिन विद कलेक्टिंग द वीडियो रिसोर्सेज। तो सबसे पहला आता है वीडियो क्लिप्स। आपने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो में ज़रूर देखा होगा कि वो लोग अपनी वीडियो को अमेजिंग बनाने के लिए बहुत सारे स्टॉक इमेजेस, स्टॉक फोटोज, स्टॉक वीडियोस, मोशन बैकग्राउंड और भी कई सारे एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो जाती है और व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। लेकिन ये लोग इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और डिफरेंट साइट के सब्सक्रिप्शन भी खरीदते हैं। अगर आप भी ऐसे ही क्लिप्स को यूज़ करना चाहते हो तो मुझे आपका नहीं मालूम, लेकिन भाई मैं गरीब हूँ, जिसकी वजह से मैं कुछ ऐसी वेबसाइट का यूज़ करता हूँ जो बिल्कुल फ्री है, और जबकि इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप इसे जाकर देख सकते हो, जिसका टाइटल है कॉपीराइट फ्री वीडियोस फॉर यूट्यूब, जो लिटरली आपके बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो को जरूर देखना, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, वीडियो क्लिप्स के लिए और दूसरे एलिमेंट्स के लिए आप पिक्सल्स, पिक्सअवे, mixkit.com, video.net, flight.icon, FreePic, ये सब वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ आपको वीडियो क्लिप के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, टेम्पलेट्स, आइकन भी मिल जाते हैं, जो आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो भी एसेट आप यूज़ करना चाहते हो उसका लाइसेंस एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि कई क्लिप्स ऐसी होती है जो पूरी तरह रॉयल्टी फ्री होती है, मतलब आप इसको यूज़ भी कर सकते हो और मोनेटाइज भी कर सकते हो। और वहीं कुछ क्लिप्स ऐसी भी होती है जिसको आप यूज और मोनेटाइज दोनों कर सकते हो, लेकिन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको क्रेडिट देना होगा। अगर नहीं दिया तो आपको फ्यूचर में कभी कॉपीराइट प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी जगह कई क्लिप्स ऐसी भी होती है जहां आप क्लिप्स को यूज तो कर सकते हो, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए नहीं। मतलब ये कि भाई वो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी और उसके लिए आपको इसके रॉयल्टी खरीदना पड़ेगा। इसके लिए कई एडिटर के पास तो खुद का एडिटिंग पैक भी होता है, इसकी वजह से इनकी वीडियोस नॉर्मल वीडियो से 10x बेटर दिखती है। लेकिन तुम्हारे पास तो एडिटिंग पैक है ही नहीं, तो क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास मैं हूँ,
और मेरे पास एक एडिटिंग पैक। तो फिक्र मत करो, इसी वीडियो में मैं आपको एक एडिटिंग पैक देने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, और साथ ही साथ एक थंबनेल पैक भी दूंगा, क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है इसलिए एक पर एक फ्री। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों पैक आप हासिल करना चाहते हो तो आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ तक तो हम सारे रिसोर्सेस को कलेक्ट करने का काम खत्म कर चुके हैं। अब हमें स्टार्ट करनी है वीडियो एडिटिंग। एडिटिंग सब सॉफ्टवेयर में और ऐप में भी की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐप्स बहुत ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से एक कैपकट भी है, जो आपको आफ्टर इफेक्ट जैसे एडिटिंग करने में मदद करता है। ऐसी एडिटिंग फ़ोन में भी पॉसिबल है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी वीडियोस फ़ोन में ही एडिट करता हूँ, और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको फ़ोन में ही एडिट करके दिखाऊंगा। एडिटिंग से पहले कि मैं आपको इफेक्ट क्रिएट करना सिखाऊं, मैं आपको वो सारे फीचर बताता हूं वीडियो एडिटिंग में यूज़ करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट वन, की फ्रेमिंग। की फ्रेमिंग इतना पावरफुल एलिमेंट है जिसके बिना प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर भी किसी काम के नहीं। जो भी मूवमेंट या एनिमेशन टाइप देखते हो, उसको बनाने के लिए की फ्रेमिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन असल में की फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको आसान सी भाषा में समझा देता हूँ। फ्रेमिंग का काम होता है डाटा को कलेक्ट करना और इसको नेक्स्ट की फ्रेम तक स्मूथली ले जाना। की फ्रेमिंग की मदद से आप स्क्रीन पर जो भी एलिमेंट है उसे आप एनिमेट कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, और भी बहुत कुछ जो आप करना चाहते हो। मतलब अगर मैं स्क्रीन पर एक PNG यहाँ लगा दूँ और इसके बाद एक की फ्रेमिंग लगा दूँ, तो ये की फ्रेम इस PNG का सारा डाटा कलेक्ट करेगा। ये PNG स्क्रीन पर कहाँ पर है, कैसे है, पोजीशन क्या है, और इसकी वाई पोजीशन क्या है, इसका साइज़ क्या है, और इसका कलर क्या है, और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो आप इमेजिन कर सकते हो। और अगर इसी PNG को मैं थोड़ा आगे बढ़ाकर दूसरा की फ्रेम लगा दूं और इसके प्रॉपर्टीज़ में मैं कुछ छेड़छाड़ कर दूं, की फ्रेम इसी PNG का नया डाटा कलेक्ट करेगा। और अगर इसके बाद मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा तो इस की फ्रेम से लेकर उस की फ्रेम तक जो भी चेंजेस हुए हैं इसे ये स्मूथली रन आउट करेगा, और इस तरह आप बहुत से एनिमेशंस और मूवमेंट को क्रिएट कर सकते हो। अब इसको कैपकट में किस तरह यूज़ करेंगे उसको दिखाने के लिए मैं कोई सा भी बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला बैकग्राउंड, और इसके बाद ओवरले में जाकर मैं कोई भी इमेज को इंपोर्ट कर लूँगा और इसको लास्ट तक एक्सटेंड कर दूँगा। अब आप देख सकते हो वीडियो को शुरू करने के 4 सेकंड बाद भी मेरी इमेज वहीं की वहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज में कुछ मूवमेंट हो, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा की फ्रेमिंग का, जो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके लिए मैं इमेज के शुरू में जाकर एक की फ्रेम लगा दूँगा, जिससे होगा ये कि ये की फ्रेम लगाने की वजह से इमेज की सारी डिटेल इस की फ्रेम में जमा हो जाएगी। और अगर मैं 4 सेकंड के बाद जाकर एक और की फ्रेम लगाऊँगा और उसके बाद इमेज को साइड में ले जाकर छोटा कर दूँगा, तो उसके बाद आपको वीडियो प्ले करने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। पहले तो मेरी इमेज वहीं पर रहेगी, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट की फ्रेम में चले जाएगी। वो इसलिए क्योंकि सेकेंड की फ्रेम ने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। वीडियो प्ले करने के बाद आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। मैं समझता हूँ इससे आपको बेसिक की फ्रेम का मतलब तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें आपको आगे कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए मैं इसको और थोड़ा बयान कर देता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज उसी जगह वापस आ जाए, तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि कुछ और आगे जाकर एक और की फ्रेम लगा दूँगा, और की फ्रेम लगाने के बाद आगे जाकर एक और की फ्रेम लगाऊंगा और उसको उसी जगह पर रिटर्न लेके आ जाऊँगा, जिससे आपको कुछ ये देखने को मिलेगा। पहले तो मेरा इमेज उसकी सेकंड की फ्रेम पे जाएगा, फिर थोड़ी देर रुक कर जब मेरा तीसरा की फ्रेम शुरू होगा तो वापस इसी जगह पर आ जाएगा। और भाइयों, आप इसको यूज़ करके हज़ारों लाखों एनिमेशंस बना सकते हो, जो आपकी वीडियो को 10x बेटर बना देगी। आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको अभी एक एनिमेशन बना के दिखाता हूँ। एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपनी इमेज को इंपोर्ट कर लूँगा और उसको शुरू में एक की फ्रेम देकर उसे ऊपर भेज दूँगा। फिर कुछ देर बाद 2 सेकेंड पर एक और की फ्रेम दूँगा और मैं उसे नीचे ला दूँगा, जिससे आपको कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। इसको और अमेजिंग बनाने के लिए मैं ओवरले में जाकर दूसरी इमेजेस को भी ऐड कर दूँगा। इमेज को इंपोर्ट करने के बाद मैं डिकोडिंग वाइटी की इमेज को ऊपर लेके जाऊँगा और उसको एक की फ्रेमिंग दे दूँगा। उसके बाद थोड़ी देर पर जाकर मैं उसे नीचे लाऊँगा, फिर दूसरी की फ्रेमिंग देने की मुझको ज़रूरत नहीं, क्योंकि की फ्रेमिंग वहाँ ऑटोमेटिक लग जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब डिकोडिंग वाइटी का इमेज नीचे आए तो मेरा इमेज साइड में चली जाए। तो इसके लिए जहाँ स्टार्टिंग में जहाँ मैंने डिकोडिंग वाइटी की इमेज को
की फ्रेमिंग दिया था, मेरे इमेज को की फ्रेमिंग दूंगा। डिकोडिंग वाइट का इमेज नीचे आता है, मैं अपने इमेज को साइड में लेकर चले जाऊंगा, जिससे कि आपको कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। पहले मेरा इमेज आता है, तो इसके बाद डिकोडिंग का इमेज आता है और मेरा इमेज साइड में चले जाता है। और अब ओवरले में जाकर मैं दूसरे इमेज को भी ऐड कर लूँगा, जैसे एनग्रो का। इसको लास्ट तक स्ट्रेच कर लूँगा। इसके बाद उसके इमेज को मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा और एनग्रो की इमेज को भी मैं शुरू में जाकर एक की फ्रेम दे दूँगा और उसको ऊपर लेकर चले जाऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं उसको नीचे लाऊंगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब एल्गोरिथम का इमेज नीचे आए तो डिकोडिंग का इमेज साइड में चले जाए। इसके लिए मैं सेम प्रोसेस करूँगा जैसे मैंने अपनी इमेज के साथ किया था। मैं डिकोडिंग वाइड को की फ्रेम दूंगा, फिर उसके बाद जब एल्गोरिथम का इमेज नीचे आए डिकोडिंग वाइड को सिलेक्ट करके उसके साइड में लेकर चले जाऊँगा, बिल्कुल इस तरह, जिससे आपको कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मेरा इमेज नीचे आता है, इसके बाद डिकोडिंग वाइड का इमेज नीचे आता है, फिर इसके बाद एल्गोरिथम का इमेज नीचे आता है। इसको यूज़ करके आप बहुत सारे एनिमेशन बना सकते हो जो आपको बहुत ही कूल दिखेंगे। सेकेंड वन इज लेयर एंड ब्लेंडिंग मोड। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि लेयर्स वर्क कैसे करती है। सबसे पहले आपका एक मेन टैग होता है और उसके ऊपर लेयर 1 आती है, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, ऐसा आते रहती है। ऊपर वाली लेयर हमेशा नीचे वाली लेयर को ढकने का काम करती है। जब भी आप कैपकट को ओपन करेंगे तो आपको एक मेन क्लिप को इंपोर्ट करना होगा जो कि आपके मेन लेयर पर होगी, और इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आप दूसरे भी लेयर को मेन लेयर में ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये वाली क्लिप को जो मेन लेयर के बिल्कुल बगल में होगी, और इस फिंगर की मदद से मैं इसको आगे पीछे दोनों कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो क्लिप आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो आपके मेन लेयर के बगल में नहीं बल्कि इसके ऊपर आए, तो आप इस प्लस तो आपको उस वक्त ओवरले यूज़ करना पड़ेगा। ओवरले में जाकर आप कोई भी क्लिप को इंपोर्ट कर सकते हो तो आपके मेन लेयर के बगल में नहीं बल्कि उसके ऊपर आएगी। इसको मैं लास्ट से स्ट्रेच कर लेता हूँ सबसे पहले। अब लेयर में जाने के बाद मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी जो इमेज को मैंने इंपोर्ट किया है उसका अभी लेयर नंबर कितना है। अभी लेयर 1 पे है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे इमेज को भी इंपोर्ट करूं तो मैं यहाँ वापस ओवरले में जाकर दूसरे इमेज को भी इंपोर्ट कर सकता हूं जो कि मेरी लेयर 2 होगी, जैसे कि ये वाली इमेज को भी मैं लास्ट से स्ट्रेच कर लेता हूं। अब जब आप लेयर पे जाएंगे तो इस वक्त आपको दिख जाएगा कि ये मेरी लेयर 2 हो गई है। हम जब एडिटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारी मेन लेयर होती है, उसके बाद जो आती है वो हमारी लेयर फर्स्ट होती है, तो इसके बाद जो आती है वो हमारी लेयर सेकंड होती है, और ऐसे ही करते करते हम जो लेयर्स ऐड करेंगे उनका नंबर यहाँ बढ़ता जाएगा। तो आप ओवरले में जाकर अपनी एडिटिंग के लेयर को सेट कर सकते हो। अब आप सोच लीजिए जब आप एडिटिंग कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे लेयर को ऐड करना पड़ेगा जो आप लेके ऑप्शन में जाके ऐड कर सकते हो। अब हम चलते हैं ब्लेंडिंग के मोड में। अगर मैं अपने पीएनजी को सिलेक्ट करके इसका ब्लेंड मोड को ओवरले कर दूं तो इस पीएनजी के ओपेसिटी कम हो जाएगी, लेकिन वो जहां भी होगा इसके नीचे वाली इमेज की सैचुरेशन बढ़ जाएगी। वहीं डार्कन को सिलेक्ट करने से मेरा पीएनजी डार्कन हो जाएगा, फिर लाइटन करने से मेरे पीएनजी में एकदम से चमक आने लगेगी। हार्ड को सिलेक्ट करने से मेरे पीएनजी में कुछ फर्क देखने को मिल जाएगा, फिर सॉफ्ट को सिलेक्ट करने से कलर थोड़े फेड हो जाएंगे, फिर ब्लेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपको एक तरह का बर्न इफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डॉट्स को सिलेक्ट करते हो तो इसका मकसद ये होगा कि आपके पीएनजी को हालात में शो करे। दिस इज़ नॉट मैटर कि वो किस तरह के बैकग्राउंड में मौजूद है, क्योंकि बैकग्राउंड और पीएनजी के अकॉर्डिंग चेंज करता रहेगा, और डॉट्स ये कोशिश करेगा कि आपके पीएनजी को जितना हो सके स्क्रीन पर शो करे। तो अब आप इन सभी ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करके देख सकते हो कि कौन सा ब्लेंडिंग मोड आपके पीएनजी पर परफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो इससे आपकी पीएनजी भी ख़राब हो सकती है। इसलिए लेयर्स एंड ब्लेंडिंग की नॉलेज होना एडिटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको
और एक इफेक्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा कि एक कन्फ्यूजन वाले बैकग्राउंड के साथ बहुत सारे क्वेश्चन मार्क सामने की तरफ आ रहे होते हैं, जो कि देखने में बहुत कूल लगता है। ये ब्लेंडिंग मोड से ही क्रिएट किया जाता है और इसको क्रिएट कैसे करते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसके लिए आपको अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, फिर उसके बाद ओवरले में जाकर क्वेश्चन क्लिप वाली वीडियो को भी ऐड कर लेना है और फिर ब्लेंडिंग मोड में जाकर इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देना है। अपनी ब्लेंडिंग मोड को लगाकर देख सकते हो कि ये किसके साथ परफेक्टली सही लग रहा है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट ओवरले को यूज़ करते वक्त हमें इफेक्ट तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन इसकी वजह से हमारा बैकग्राउंड भी डार्क हो जा रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। वही फिल्टर में मुझे ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि लाइटन में क्लिप कुछ ज़्यादा लाइट हो जा रही है, जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है। उसी तरह आप अलग अलग ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करके देख सकते हो जो आपके बैकग्राउंड पर परफेक्ट बैठ रहा है। इस स्लाइडर की मदद से इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके बाद हमारी वीडियो कुछ ऐसी बन जाएगी। इसी तरह आप लेयर्स एंड ब्लेंडिंग मोड का इस्तेमाल करके काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ सही से यूज़ करनी आ गई तो आप इसकी मदद से काफ़ी सारे सिनेमैटिक इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी सिर्फ ब्लेंडिंग मोड का यूज़ करके। एंड द थर्ड वन इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं कोई भी एक क्लिप को ऐड कर दूंगा, इसके बाद एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर चले जाऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो है ब्राइटनेस का, जिसको यूज़ करके आप अपनी क्लिप्स की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्ट्रास्ट का, जिसको यूज़ करके आप कलर के कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा या घटा सकते हो ताकि सारे कलर अच्छे से विजिबल हो जाए। क्लिप में जो भी चेंजिंग हो रही है आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है सैचुरेशन का, जो कि कलर्स की वैल्यूज को इंक्रीज कर देता है, जिससे सारे कलर्स थोड़े ज़्यादा ब्राइटनेस और अच्छे लगने लग जाते हैं, और इसको कम करने से आपकी क्लिप ब्लैक एंड वाइट भी हो जाएगी। इसके बाद ऑप्शन आता है एक्सपोजर का। इसका वर्क भी सेम टू सेम ब्राइटनेस जैसा ही होता है, लेकिन ये ब्राइटनेस को एक बैलेंस वे में बढ़ाता है, जिससे आपकी क्लिप 10x बेटर दिखने लग जाएगी। फिर इसके बाद है शार्पन, जहाँ से आप अपने डिटेल्स को हाईलाइट करवा सकते हो, जैसे बैकग्राउंड में ग्रास वगैरह हो तो आप उसे अच्छा दिखा सकते हो। और उसके बाद आता है ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस का ऑप्शन, मतलब कि HSL, जो कि एक रियल गेम चेंजर है। यहाँ से आप किसी भी खास कलर को चेंज या तो हाईलाइट करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इस वाली क्लिप में येलो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ह्यू को सिलेक्ट करके ग्रीन की तरफ ड्रैग करूँगा तो क्लिप में जो भी येलो पार्ट होगा वो ग्रीन की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके सैचुरेशन बढ़ाने से ग्रीन और भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, और ल्यूमिनेंस बढ़ाने से इसमें थोड़ी सी लाइटनेस आ जाएगी। इस तरह ही आप हर कलर के साथ यहाँ पर खेल सकते हो। फिर अब देखते हैं कि डार्क ब्लू को सिलेक्ट करने से क्लिप में जो भी बंदा है उसके कपड़े का कलर चेंज होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बंदे ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप HSL में सिर्फ इन्हीं कलर के साथ खेलना जिनको आप चेंज करना चाहते हो, वरना तो लेने के देने हो जाएंगे। फिर ऑरेंज कलर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि आपके स्किन का कलर भी ऑरेंज होता है, तो हो सकता है ऑरेंज के साथ छेड़छाड़ करने में आपका स्किन का कलर ख़राब हो जाए। उसके बाद आपको मिल जाता है ग्राफ, जहां आपको RGB कलर की क्वालिटी के साथ और अच्छे वे में कस्टमाइज तरीके के साथ आप यहां पे छेड़छाड़ कर सकते हो। आप यहां पे वाइट ग्राफ को छेड़ेंगे तो आपके क्लिप के लाइट में फर्क पड़ेगा। अगर आप यहां पर एक बात गौर करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ तो सिर्फ 4 कलर का ऑप्शन दिया गया है, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड व्हाइट, जिसको हम RGB कलर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारा प्राइमरी कलर्स होते हैं और ये हर क्लिप में मौजूद होते ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ इन्हीं ग्राफ का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद हमको ऑप्शन मिल जाता है हाइलाइट्स का, जो कि क्लिप्स के अंदर लाइट वाले एरियाज को इफेक्ट करता है, जिसको आप अपने क्लिप्स के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलेगा शैडोज का ऑप्शन, जो कि क्लिप में डार्क एरियाज को इफेक्ट करता है। फिर टेम्परेचर से आप विंटर या तो समर वाले इफेक्ट दे सकते हो। ह्यू आपके क्लिप्स के पूरे कलर को चेंज करता है, लेकिन एक बैलेंस वे में। इसके बाद फेड आपकी वीडियोस को थोड़ा कम कॉन्ट्रास्टिंग कर देता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है विग्निटी का, जिससे आप अपने क्लिप्स के कॉर्नर्स के एरियाज को लाइट या तो डार्क कर सकते हो। फिर ग्रेन से आप अपने वीडियो को थोड़ा क्रिस्पी बना सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा फीचर के बारे में बताता हूँ जो कि एडिटिंग में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और वो है फ्रीजर का ऑप्शन।
फीचर करता ही है कि आप अपने क्लिप में जहाँ कहीं भी रुके होंगे ये वहाँ की एक इमेज ले लेता है, जिसको आप स्क्रीनशॉट भी बोल सकते हो, और इसी वीडियो के सेंटर में कट लगाकर एडजस्ट कर देता है, जिसके आप खुद ही देख सकते हो। ये वाला फीचर आपके बहुत काम आने वाला है अगर आप गेमिंग या तो मूवी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस को बनाते हो। इसके बाद जब आप ओरिजिनल और ये वाली वीडियो को देखोगे जिसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। एंड द फोर्थ वन इज वी हैव मास्किंग। लुक एट द वीडियो ऑन द स्क्रीन। कितना कूल लग रहा है ना। अगर आप इस टाइप के रिवीलिंग टेक्स्ट इफेक्ट को अपने व्लॉग्स में यूज करते हो तो व्यूअर्स डेफिनेटली लव इट। लेकिन ये बनाते कैसे है, ये हम मास्किंग टूल की मदद से बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसको हम कैपकट में कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि मास्किंग कहते किसको है। मान लो कि आपके पास एक इमेज है और एक कटआउट है, और अगर आप इस कटआउट को इमेज पर रखते हैं तो क्या दिखेगा, सिर्फ इतना ही पार्ट जो कटा हुआ है। तो इसी प्रोसेस को करने को हम मास्किंग कहते हैं। इसको हम कैपकट में कैसे कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। अब इस तरह के रिवीलिंग इफेक्ट बनाने के लिए मैं कोई भी एक बैकग्राउंड क्लिप को ऐड कर लूँगा। फिर ऐड करने के बाद मैं ओवरले में जाकर इमेज वाली फ़ोटो को ऐड कर लूँगा, जो हम पिक्सल लैब से तो दूसरे ऐप से आराम से बना सकते हैं, जिससे मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। फिर थोड़ी देर बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। जहाँ से हमारा वीडियो शुरू हुआ है वहीं पे हम अपनी इमेज को भी रखेंगे और इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे और इसको लास्ट तक स्ट्रेच भी कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये बन गया। अब हम यूज़ करेंगे मास्किंग का, जो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, और हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करके मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर लूँगा, बिल्कुल इस तरह। फिर इसे मैं शुरू में लेकर चले जाऊँगा। अब हम की फ्रेमिंग का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू में की फ्रेमिंग लगा दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद जब हमारा वीडियो में कुछ मूवमेंट आ रही है तो मैं मास्किंग को थोड़ा आगे लेके आ जाऊंगा, जिससे की फ्रेमिंग अपने आप लगता जाएगा, और थोड़ी थोड़ी दूर पे मैं की फ्रेमिंग लगाता जाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये प्रोसेस को करने थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसे फटाफट कर लेता हूँ। अब हमारी ये वाली वीडियो पूरी तरह तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी टेक्स्ट वाला इफेक्ट भी दिखता चला जाएगा। नाउ द फिफ्थ वन। मास्किंग के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एलिमेंट है टेक्स्ट। जैसे ही आप कैपकट को ओपन करोगे वहाँ आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लो यहाँ पर मैं अपने YouTube चैनल का नाम लिख लेता हूँ, टेक टेंडर SK। जिसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जिसको यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब आपने रील्स पर बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट को देखा होगा, जिसमें से ये येलो वाला भी एक है जो रील्स पर बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन इसको और अच्छा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक अच्छा बोल्ड फॉन्ट, जो हम यहाँ से आसानी से चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को स्क्रीन पर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को अच्छा बना सकते हो। फिर आपको स्टाइल वाले सेक्शन में ग्लो का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसको यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट में ग्लो वाला इफेक्ट लगा सकते हो। आपको कुछ और इफेक्ट्स दिखाने के लिए मैं थोड़े और टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ और इसका ग्लो हटाकर स्ट्रोक वाले इफेक्ट को लगा दूंगा, तो टेक्स्ट कुछ इस तरह दिखेगा। स्ट्रोक असल में आउटलाइन होती है, जिसका आप कलर भी बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हो, और आप यहाँ कैनवास की मदद से इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हो। फिर यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे शैडोज, स्पेसिंग, बोल्ड, इटैलिक। जैसे शैडोज में आप टेक्स्ट की ओपेसिटी, ब्लर, डिस्टेंस और एंगल को आसानी से चेंज कर सकते हो। उसके बाद स्पेसिंग में आप अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट, स्केल, कैरेक्टर और लाइन को एडजस्ट कर सकते हो। और वहीं स्पेसिंग के साइड में आपको मिलेगा बोल्ड, इटैलिक का ऑप्शन और अंडरलाइन का फीचर। लेकिन मैं इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाकर इस टेक्स्ट को एक अच्छा वाला इफेक्ट दूंगा। फिर उसके बाद जाऊंगा एनिमेशन में। यहाँ पर आपको अपने टेक्स्ट के लिए काफ़ी सारे एनिमेशंस मिल जाएंगे, और इन एनिमेशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, लॉब एनिमेशन।
इन एनिमेशन की मदद से आप अपने टेक्स्ट को किस तरह लाना चाहते हो आप ये डिसाइड कर सकते हो, और आउट एनिमेशन की मदद से आप किस तरह अपने टेक्स्ट को भेजना चाहते हो आप ये डिसाइड कर सकते हो। और लोग में आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, और इस स्लाइडर की मदद से आप इसकी ड्यूरेशन को कम और ज़्यादा कर सकते हो। और फिर बबल वाले ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। रोस्टिंग चैनल वाले अपने वीडियोस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो किस टेक्स्ट को कब, कहाँ और कैसे यूज़ करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन कैपकट आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, जो कि एक मोशन बैकग्राउंड भी हो सकता है। इसके बाद एक टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे यूट्यूब चैनल का नाम टेक टेंडर SK। स्टाइल में जाकर आप इसे कुछ भी फॉन्ट दे सकते हैं और इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम इसमें ग्लो इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम टेक्स्ट की साइज़ को अपने मुताबिक सेट कर लेंगे। फिर इस पर हम अप्लाई कर देंगे लास्टिंग टेक्स्ट, जिसकी वजह से आपका टेक्स्ट वीडियो के एंड तक एक्सपेंड हो जाएगा। फिर आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। फिर कैपकट पे आकर वही बैकग्राउंड ले आना है। फिर ओवरले में आकर एक्सपोर्ट की हुई वीडियो को ऐड कर लेना है और इसकी साइज़ को सेट कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है मास्किंग के ऑप्शन पर और यहाँ पर जाकर सर्कल मास्किंग को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसे स्टार्टिंग में प्लेस करके एक की फ्रेम लगा सकते हैं। इसके बाद आप जहाँ भी चाहे इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हो और की फ्रेमिंग लगा सकते हो। लास्ट में मैं इसे पूरा बढ़ा दूंगा, जिससे हमारा टेक्स्ट पूरा विजिबल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपने कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट कर लिया है, लेकिन अब भी यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, वो है एक मैग्नीफाइंग ग्लास का PNG। फिर हम इसे भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। फिर लेयर 1 में जाकर जहाँ जहाँ पर की फ्रेमिंग को लगाया था सेम वही हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस के PNG में भी लगाएंगे, ताकि हमारा मास्क और PNG एक साथ साथ मूव करे। और लास्ट में हम इसे लात मारकर भगा देंगे, क्योंकि अब हमें इसका कुछ काम नहीं। इसके बाद आपके हाथ से बनाई हुई वीडियो आपको हैरान कर देगी। नाउ द लास्ट वन, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट। आपने बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स को देखा होगा कि वो अपने वीडियोस में बहुत सारे प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स और नोटे की गड्डी और डिफरेंट ग्राफ का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि ये लोग ये बनाते कैसे हैं? भाई ये सब ग्रीन स्क्रीन का कमाल है, जिसको आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट करने के लिए घंटों खर्च करना पड़ता है। लेकिन ग्रीन स्क्रीन की मदद से हम इसको फ़ोन पे भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर और मेरे एडिटिंग पैक में आसानी से मिल जाएगा। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। आज के ज़माने में एडिटिंग करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि अब ऐसे ऐसे AI टूल आ गए हैं जिसका यूज़ करके आप अपने घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 क्लिप दिखाता हूँ जो मैंने AI की मदद से बनाई है। फर्स्ट वन इज़ मैप एनिमेशन। जिसको बनाने के लिए लोग पूरा दिन खर्च कर देते हैं, AI की मदद से आप इसे मिनटों में बना सकते हो। सेकेंड वन इज पेपर एनिमेशन, जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। ये दोनों ही इफेक्ट मैंने AI की मदद से बनाया है। अगर आप इसका ट्यूटोरियल चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हो। हाँ, आए दिन मैं ऐसे ट्यूटोरियल्स अपलोड करते रहता हूँ जो आपके एडिटिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉलो करो ना करो ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप फॉलो करते हो तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। अब आपने एडिटिंग के बेसिक से लेकर काफ़ी हद तक अमेजिंग इफेक्ट को बनाना सीख चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें यही समझ में नहीं आता कि कब, कहाँ, कैसे, कौन सा सीन क्रिएट करना है। मालूम है मुझे, ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। या तो आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि खुद का एडिटिंग स्टाइल कैसे क्रिएट करें, जैसे कि बड़े बड़े क्रिएटर्स करते हैं। तो मैं आपको एडिटर्स की साइकोलॉजी बताता हूँ। अगर आप एक न्यू एडिटर हो और आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो बजाय इससे कि आप टाइम पर एडिटिंग कंप्लीट करो, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं क्या क्या न्यू क्रिएट कर सकता हूँ और किस तरह मैं इसे अपनी वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ। और हाँ, कभी भी अपनी इमेजिनेशन पर लिमिट्स मत लगाना, क्योंकि आप जो भी इमेजिन कर सकते हो इससे आप क्रिएट भी कर सकते हो। फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना वक्त लगता है। कभी कभी तो मुझे भी इफेक्ट को क्रिएट करने में पूरा दिन खर्च करना पड़ता है। मैं जो इमेजिन करता हूँ, अगर मैं वो नहीं बना पाता
तो मैं इस पर काफ़ी ट्यूटोरियल्स देख लेता हूँ, जिसकी वजह से वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आप भी एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप भी इसको फॉलो करें। आपका मेन फोकस इफेक्ट्स को क्रिएट करने में होना चाहिए, डजंट मैटर कि कितना वक्त लगे। अगर आपने एक बार इफेक्ट को क्रिएट करना सीख लिया तो आप इसे अलग अलग तरीके में यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो एडिटिंग में। एक बात हमेशा याद रखना, वीडियो एडिटिंग एक लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि मुझे पूरी एडिटिंग करनी आती है। जब आपको ऐसा लगेगा तो उस वक्त ही ऐसे भी बहुत सारे एनिमेशन या तो इफेक्ट्स होंगे जो आपको नहीं आते। इसीलिए मैं अपने चैनल पर एडिटिंग रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। लेकिन भाई, मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं। जितना सेंस आपके पास है उतना सेंस मेरे पास भी है कि मुझे पता चल जाए कि आपको किस तरह की एडिटिंग सीखनी है। अगर आप किसी भी तरह की एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर जल्द ही वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी चीज़ को देखना और फिर इसे क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो मैंने ही बहुत फेस किया है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, इसके बाद ही आप एडिटिंग कर पाओगे। लेकिन अगर आप कहीं फंसते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा तो आप मेरी इन वीडियो को देख सकते हो। मैं आपको वही मिलूँगा, और जब तक के लिए टेक केयर।